पहले किया था। अब आप देखिए कि बच्चा किस किस्म की मिस्टेक्स कर रहे हैं। वो बोल रहे एग्जामिनीज मेंशन्ड अबाउट एक्सप्रेसिंग क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन व्हिच वाज नॉट करेक्ट। ये तो तौबा तौबा का मकाम है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का क्वेश्चन था, और वो क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन तो आता कि अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होती। examinees mentioned about disclaiming the audit opinion, did not mention the changes to be made to the audit report when a disclaimer of opinion is given. अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखकर मैं फॉर कमर्शियल पर्पसेस ये सेल करूं कि जी ये तो बस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। दिस इज अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बट ओनली पार्शियली। क्योंकि देखिए जिस बच्चे को डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के वो रिपोर्ट के सारे चेंजेस जो मैं आपको अपने टेक्स्ट बुक से दिखा रहा था, होपफुली आपको याद होगा कि जी ये इम्पैक्ट्स हैं। मैं इनको कवर नहीं, डिटेल में रीड आउट नहीं कर रहा, लेकिन ये सारी चीज तो ये तो जिसने माइंड में रखी हैं वही इसको लिख सकता है। सो आई वुड नॉट कॉल इट, वो जो आपको शुरू में स्लाइड एक याद है कि एक है प्योरली मेमोरी बेस्ड, एक है प्योरली सिनेरियो। बिजनेस रिस्क ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन वाज प्योरली सिनेरियो बेस्ड, उसमें कोई आपका मेमोरी नहीं काम करेगी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर इट्स अ मिक्स। आप पहुंचे डिस्क्लेमर तक, और अगर आप सही पहुंच गए उसके बाद आपको चेंजेस का पता हो तो आपका आंसर एक अप्रोप्रिएट क्वालिटी का होगा। आई अंडरस्टैंड कि रिपोर्टिंग इज एन एरिया दैट मेनी स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद, तो मैं इस पे थोड़ा सा और काम करूंगा, और फिर वी विल मूव अगेन सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स पे। जैसे कम स्ट्रगल है उस पर भी काफी सारी स्ट्रगल है, तो हम इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी। एग्जामिनीज, ये बड़ी प्यारी बात लिखी हुई है। Examinees did not discuss why the matter was needed to be included as a key audit matter. ये इतनी important बात है कि वो जो है ना, हम लिखते हैं आखिरी बात की ऑडिट मैटर आएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सर खुद। और आपने समझा कि एग्जामिनर एक नजूमी है, वो खुद ही सोचेगा, इल्मे नजूम अप्लाई करेगा कि इसने ये सोचा होगा कि ये लिस्टेड कंपनी है, इसने सोचा होगा कि ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन थी क्योंकि बहुत से रिटेल आउटलेट्स थे, फिर इसने ये भी सोचा होगा कि ये मैटर कम्युनिकेट हुआ था टीसीडब्ल्यूजी को क्योंकि मीटिंग्स हुई थी, क्योंकि बोर्ड लेटर में लिखा हुआ था, फिर इसने ये भी सोचा था कि ऑडिट टीम वो नजूमी नहीं है। अच्छा, और मजे की बात है ये सारी बातें आपको पता है, ये सारी बातें आपको पता है, सिर्फ आपको अपना थॉट प्रोसेस कन्वे नहीं करना आ रहा। तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो मेरे ऑडिट रिपोर्टिंग के मैंने सिनेरियोज शेयर किए ना, दे विल बी पर्टिकुलरली हेल्पफुल। कि आप उसको सिर्फ फॉलो कर लेंगे और आप सही सिनेरियो पहचान जाते हैं तो यू विल बी एबल टू एस द क्वेश्चन, यू आर नॉट गोइंग टू मिस ऑन एनी एस्पेक्ट्स। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का स्टूडेंट्स को नहीं पता था। ये फुर्सत में किस्मत लिखवा के आए होते हैं वो लोग जिनकी अटेम्प्ट में इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट आ जाता है, बहुत कम कम आता है। ये स्प्रिंग 22 के बाद आज तक एक अटेम्प्ट नहीं है जिसमें उसने इनिशियल ऑडिट, स्प्रिंग 25 में होगा। स्प्रिंग 25 में पेपर में लिख लें, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड डिस्कशन होगी। ठीक है ना, ये याद रखना है कि रिक्वायरमेंट पहले पढ़नी है। ये बात सही है ना। मैं, असल में मैं स्टूडेंट्स के साथ जो क्लोज इंटरेक्शन है ना, वो आइजा 3-1 के स्टैंडर्ड्स बड़े सही लिखे हूँ। मतलब आई हैव बीन एबल टू अप्लाई देम इन द रियल वर्ल्ड। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, मजहब क्या कह रहे हैं, जिस चीज के बारे में ना पता हो उस पर राय का इजहार ना करो। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन शुडंट बी अ साइंस फॉर। मुझे तो बहुत मर्तबा थोड़ा सा सोचने पे लगता है कि स्टैंडर्ड्स तो एक्चुअली प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम से इंस्पायर्ड है। आपने क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कंसल्टेशन का। कंसल्टेशन का अगर तर्जुमा करें ना बनता है मुशावरत। क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशावरत को प्रमोट नहीं किया थ्रू हिज एक्शंस, थ्रू हिज वर्ड्स? तो ये तो आई थिंक वो जो सोर्स है कहीं कुरान पाक में है, चीजें आपस में मामलात लिख लो, रिटन इज मोर रिलायबल देन ओरल। आप एक बच्चे को भी कहे ना कि जी अभी बाहर नहीं जाना, खेलना नहीं है बाहर जाने के लिए, अब वो अपना हक समझते हैं
कि भाई क्या मसला है, तो उसका पहला सवाल क्या होता है? उसका पहला सवाल होता है क्यों। बिल्कुल सही। कॉन्फर्मेशन मैनेजमेंट आपको भेजने से रोकती है, आपका पहला सवाल क्या होता है? इंक्वायर द रीजन। सो वी आर नॉट स्टडिंग समथिंग साइंटिफिक। अगर कोई चीज साइंटिफिक ऑडिट में लगे, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं, अगर ऑडिट में आपको कोई चीज साइंटिफिक लग रही है ना, तो दैट्स अ डिफेक्ट इन माय टीचिंग एंड यू। अब और मुझे कैसे पता लगेगा इस डिफेक्ट का? आप बताएंगे। जो बेस्ट जज है वो आप ही हैं, क्योंकि अगर मैं आपको नहीं कन्वे कर पाया तो टेक्निकली स्पीकिंग मैं फेल हूं। तो आप मुझे बता देंगे, मैं 80% 90% शायद चीजें कन्वे कर लूंगा, लेकिन 10% के लिए आई वुड कीप ऑन रिक्वेस्टिंग क्योंकि आपने मुझे बताना है कि नहीं सर ये बात इस तरीके से समझे। बिकॉज एज अ टीचर आई वुड हैव 1001 टूल्स टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट। मतलब एक तरीके से नहीं समझ आएगी तो हम तो ऑडिट में क्या पढ़ते हैं, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। सो आई विल हैव टूल्स। तो अदर मैटर पैराग्राफ, अगर ऑडिट रिपोर्ट आई तो अदर मैटर पैराग्राफ। अच्छा वैसे चले छोड़ें, ऑडिट रिस्क का अगर सवाल आया और इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट हुई तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? प्रीडिसेसर। बोले 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 वो गलती। यही तो इधर सीखना है आपने। वेरी गुड। देयर इज अ रिस्क of material misstatement in opening balances due to non-detection of those misstatements by the previous auditor। ये डिटेक्शन रिस्क नहीं है, ये आपके लिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन ओपनिंग बैलेंसेस है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा और क्या रिस्क होगा? शाबाश। आपके पास डिटेक्शन रिस्क भी बढ़ जाता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में। क्यों? क्योंकि आपके पास केक नहीं है। सॉरी, केक इज क्यूम्युलेटिव ऑडिट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। क्यूम्युलेटिव ऑडिट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने पहली दफा ऑडिट करे ना, तो फर्स्ट टाइम में मिस्टेक्स के चांसेस जरा ज्यादा है। आपका लर्निंग कर्व नहीं है। लर्निंग कर्व, कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते। अच्छा जी, ऑटम 2022 में मैं क्विकली, क्योंकि टेक्निक तो आपको मैं बता दूंगा, मैं क्विकली अगर रन बाय करूं ऑटम 22 में, बिकॉज इधर से मैंने आपको एक मजे की चीज समझानी है। ब्रीफली इवेल्युएट ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशंस and discuss the impact of each matter on the audit report, including impact on the key audit matter section, if any। मैंने रिक्वायरमेंट ही पढ़ी तो मुझे ये पता लग गया कि इस केस स्टडी के अंदर जो कंपनीज होंगी वो क्या होंगी? लिस्टेड। बात समझ में आ गई? अच्छा एक और चीज, रिगार्डलेस ऑफ के वो, बल्कि खुद ही आई कैप के पॉइंट में ये चीज प्रूव हो रही है, ये जो इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट होता है इसमें ओपिनियन के बाहर बच्चा जा ही नहीं रहा। हालांकि ओपिनियन इज जस्ट वन कंपोनेंट, वन एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट रिपोर्ट तो इतनी बड़ी रिपोर्ट होती है, उसके अंदर तो बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन है, समटाइम्स एमयूआरजीसी आ जाता है, ईओएम आ जाता है, कैम आ जाता है, अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन आ जाता है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी ड्यूटीज एंड व्हाट नॉट। तो बच्चा सिर्फ ओपिनियन तक, मेरे हिसाब से जब कभी भी अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड भी हो जाता ना, तो भी आपको कैम पे इफेक्ट इन एनी केस बताना है। बिकॉज जब उसने सवाल पूछा, वो क्या पूछा? इम्पैक्ट ऑफ ईच मैटर ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। और मेरी बात किस तरह से प्रूव हो रही है? क्या कह रहे? इंक्लूडिंग, मतलब ये चीज वैसे तो इंक्लूडेड ही है, लेकिन खसूसी तौर पर की ऑडिट मैटर के ऊपर इम्पैक्ट लाजमन बता। You are the audit manager in a firm of chartered accountants following independent situation of 3 listed audit clients। तो मुझे listed पढ़ के खुद भी मैंने alert हो जाना था। The client's management has refused to provide written representation about management responsibilities, scope limitation, material but not pervasive होगा तो qualified, material and pervasive होगा तो disclaimer।
खत्म। ऐसा नहीं क्यों? हाँ, अच्छा, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन भी बताएं। वो तो उसने कहा ना, अब आप इस सिचुएशन को इवेल्युएट करें और इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट बताएं, तो आप कम्युनिकेट कर लेंगे कि जी ये प्रोवाइड कर दें इंफॉर्मेशन, सही है। वैसे वो मोर नीटली फिट्स इनटू कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि उसने अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दिया, क्लाइंट मैनेजमेंट ने मना कर दिया। अब ये होती है अंधाधुंध फायरिंग। स्कोप लिमिटेशन है सर, पॉसिबिलिटीज ही दो हो सकती हैं, या क्वालिफाइड ओपिनियन होगा या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होगा, इस पे किसी को कोई एतराज? यही दो पॉसिबिलिटीज है। पूरे लाइन दोबारा पढ़ें। कौन सी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली कौन सी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मतलब ये वाली रिप्रेजेंटेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने आईएफआरएस कंपनी लॉ के मुताबिक बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी थी, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना सारी ऑडिटर को, ये हमारी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। खाली ये दो रिप्रेजेंटेशंस नहीं दे रहा, ये खाली नहीं है, ये तो सब कुछ है। ये खाली नहीं है, ये तो सब कुछ है। पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा। पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कह रहे ये नहीं मैं लिख के दे सकता कि मैंने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। अब जब कभी ये सिचुएशन ट्रिगर होती है तो अपना दिमाग इस्तेमाल करना ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आयजा ने ये सिचुएशन स्पेसिफिकली कवर की। स्टैंडर्ड ने क्या बोला? स्टैंडर्ड ने कहा कि द ऑडिटर शैल, कानून पढ़ते हैं, मे और शैल का तो फर्क अच्छे से पता होगा। शैल का मतलब क्या है? लाजमी। कोई इसलिए मैं जब शैल की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो मैं पढ़ाते हुए आमतौर पे कहता हूं मतलब अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना। ये सिचुएशन, क्योंकि रिपोर्ट में लिखते हैं ना, वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजास, तो फिर जिसमें उसने कह दिया कि करना ही ऐसे ही है, तो मतलब आसान, मैं तो इन ऐसी सिचुएशंस को कहता हूँ आसान सिचुएशंस हैं कि इसमें दिमाग नहीं। shall disclaim an opinion on financial statements in accordance with ISA 705 if, ये पहली सिचुएशन इधर ट्रिगर नहीं हो रही, management does not provide written representations related to preparation of financial statements and information provided and completeness of transactions, जो कि बेसिकली किससे रिलेटेड है? मैनेजमेंट। वो तो आपको फैसिलिटेट कर रहा है, जो सिनेरियो आपने पढ़ा था वो वही पूछ रहा है। असल में रिपोर्ट का जो क्वेश्चन है ना, उसका लिंक कोई 5 6 7 और चैप्टर्स के साथ है। मैंने एक हर टॉपिक के ना इस तरह की लिंकेजेस बनाई हुई हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको पोर्टल प्रोवाइड आई थिंक कर देंगे, उस पर वो आपको लिंकेजेस भी मिल जाएंगी कि जब एक टॉपिक का क्वेश्चन आता है, ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन आता है, तो आपने किस किस चैप्टर किस 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 स्टैंडर्ड के बारे में सोचना है, वो सब मैं इंशाल्लाह आपको कवर करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर आपने देखे गलती हो गई। अब जो बच्चा लिख के आएगा ना क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर 0 नंबर, वो कह रहे पेपर मैंने चेक करने, आप मेरे साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खेल रहे हैं। मैं कहा ना तजर्बा गा नहीं। और है बड़ी स्मार्ट स्टूडेंट, बड़ी स्मार्ट अप्रोच लगा रहे कि भाई जाहिर सी बात है इन्हीं दो में से कोई होगा ना। बात समझ आ रही है? ये डिस्क्ले अच्छा, जो बच्चा इधर खाली डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन लिख के आ जाता है, उसने भी कोई तीर नहीं मारा। पास, अच्छा मजे की बात है, पास उसने भी नहीं करना। ये 5 नंबर, 1 नंबर मिलेगा। इसका मतलब है कि सही जगह पर पहुंचना भी जरूरी है, और फिर जो कुछ आपके दिमाग में सर्कुलेट कर रहे हैं कि मैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के नतीजे पे कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, वो सारा एक्सप्लेन करना है।
तो सर अगर इसमें मैं वो रिपोर्टिंग के सिनेरियो, क्या ये मैनेजमेंट इम्पोज स्कोप लिमिटेशन है? हाँ, ये मैनेजमेंट इम्पोज स्कोप लिमिटेशन है। इफ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, जो कि इस केस में अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड ने इन रिप्रेजेंटेशंस को क्या कहा था? मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशंस। इसके इन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर चॉइस नहीं दी गई है। ये बात क्लियर है? इसमें ये नहीं है कि मेरी मर्जी, इसमें चॉइस नहीं है। ये क्या है? ये लाजमी रिप्रेजेंटेशंस हैं। ये क्या है? ये लाजमी रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो ये मैंडेटरी है, इसका मतलब है इनका होना तो लाजमी है। ये बात तो आप नहीं लिखेंगे। दिस रिप्रेजेंट्स, अब ये आपको जितनी भी मैं बातें आगे बताने लगा हूं ना, मैं गारंटी के साथ या रीजनेबल एश्योरेंस तो कम से कम दे सकता हूं, ये सारी बातें आपको पता है। लेकिन खुद एक मर्तबा अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के बताइएगा, आप ये लिखते सारी बातें। दिस represents auditors inability to obtain SAI sufficient appropriate audit evidence due to, ये मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन ही है ना। रीजन भी बता दे। क्या बात है, अंडरलाइंड वर्ड भी नहीं बदलना पड़ रहा। मैंने कहा था ना, अंडरलाइन वर्ड सिचुएशन के हिसाब से बदलना होगा। सॉरी, अपनी तारीफ खुद नहीं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज मटेरियल एज इट रिप्रेजेंट 14% ऑफ टोटल, ये नहीं लिखना कि आप ये लिखा, ये तो नहीं होगा। आप लिखेंगे कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो रिलेटेड टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से हैं। इंफॉर्मेशन की कंप्लीटनेस भी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से। तो क्योंकि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से, इसलिए ये मामला मटेरियल भी है। और नहीं समझ आई? ये लिख, ये समझ में आ गया? ये लिख के बताना है उसे कि ये क्यों परवेसिव है, क्योंकि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से रिलेटेड है। अब क्या होगा? ऑडिटर शैल कम्युनिकेट टू सर TCWG in advance regarding proposed modification to the opinion and its proposed wording। आप एडवांस में बता देंगे। मतलब ऐसा नहीं होता कि ऑडिटर सरप्राइज देता है कि आपने हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, सरप्राइज, ये आपकी रिपोर्ट पर डिस्क्लेमर आ गया ना। अकॉर्डिंगली ऑडिटर में एक्सप्रेस, ये बात सबको क्लियर है कि इधर क्वालिफाइड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आयजा, आप मेरे से पूछें, मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं आपको आयजा में लिखा हुआ है। फिर आप मेरे से जब पूछेंगे ना क्यों आयजा में लिखा हुआ है, फिर मैं आपको जवाब दूंगा क्योंकि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो ऑडिटर में एक्सप्रेस अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एंड इमीडिएटली बिलो सच सेक्शन एक्सप्लेन इन द बेसिस फॉर disclaimer of opinion section reason of inability to obtain SAI। ये नहीं लिखेंगे एंड द FSLI is involved, क्योंकि ये तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ही हो रहा है ना। ऑडिटर में ऑल्सो कंसिडर रिपोर्टिंग इन, अच्छा, अब ये जो इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई की वैसे सिनेरियो है ना, वो यहां पर कवर्ड, डिस्क्लेमर का जो सिनेरियो है वो यहां पे कवर्ड है। तो उसमें आप ये सारा इफेक्ट बताएंगे कि भाई, हाँ, आप ये सारा इफेक्ट बताएंगे। ये असल में सिनेरियो यूज हमें करना चाहिए क्योंकि यहां पर वो है ही पूरा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट इफ साई नॉट अवेलेबल, जहां से छोड़ा था ना, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट टू TCWG disclaimer of opinion may be suitable, state in the auditor's report no opinion express opinion section में FS have been audited replaced with auditor was engaged to remove the reference to the section of auditor report that describes। ये सारी चीजें सर आपने याद रखनी है। कैम एंड अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन आते ही नहीं है। जब कभी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है, ये चीज जहन में रखनी है, कैम एंड अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन आता ही नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी देखा था ना, इतना पिद्दा सा हो गया था डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सेक्शन। ये मेरी
ख्वाहिश ही है, बहुत मर्तबा लोग पेपर के बाद जब आते हैं ना, बताते हैं 2-3 दिन बाद, सर ओहो वो लिखना भूल गए थे। मैं असल में बोर्ड की एक सर्टेन साइड पे हमेशा ये लिखता हूँ पॉइंट, सर हम किस मुल्क में हैं? पाकिस्तान में एक अदद कंपनीज एक्ट 2017 है, तो क्या मुझे ऑल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिल गई विच वाज नेसेसरी फॉर द पर्पसेस ऑफ आवर ऑडिट? क्या मुझे इस मामले पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है पाकिस्तान के कानून के तहत? करने तो आप कहेंगे कि मुझे सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, और तफसीलात कहां मुलायजा फरमाएं? बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन। तो ये कंपनीज एक्ट वाला आपने मेरी मेरी खातिर ये आपने लिख के आना है। ये आपने अलार्म लगाने, रिमाइंडर लगाना है मोबाइल फोन पे, 10 मार्च 2025 सुबह 7:30 बजे का, और उसमें आपने ट्रैक कर लेना है कि अगर डिस्क्लेमर इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई की सिचुएशन आई, तो फिर हम अपना ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन भी क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। ये बात क्लियर है? लग नहीं रहा वैसे कि क्लियर है, लेकिन मैं उर्दू में एक्सप्लेन करता हूँ कि जो बेसिकली, एक मिनट, उर्दू से पहले मैं आपको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑडिट रिपोर्ट है पाकिस्तान के हिसाब से, जिसमें अंडर कंपनीज एक्ट आपको पता है आपने 6 मामलात पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है। एक तो सबको ही पता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। एक ये जो है ना, वी स्टेट दैट वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ये सिर्फ कंपनीज एक्ट के तहत है। अगर आप आयजा का फॉर्मेट उठाएं, उसमें ये लाइन नहीं लिखी हुई, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2017 में ये रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन, जो तमाम इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड थी, वो अगर आपको मिली नहीं मैनेजमेंट से, जैसे कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस नहीं मिले, तो आप कैसे कह सकते हैं वी स्टेट दैट वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन? और ये प्रैक्टिकली भी ऑडिट रिपोर्ट्स में रियल वर्ल्ड में मिस्टेक हुई होती है कि नीचे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में कह रहे हैं कि हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इस वजह से हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ऊपर लिखा होता है वी स्टेट दैट वी हैव ऑब्टेन्ड। क्या ये खुला तजाद नहीं है? बात सेंस बना रही है? जब साइंटिफिक, वही मैंने बता दिया, अगर साइंटिफिक लगेगी तो आपका कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। तो जब मैं अपना कसूर मान रहा हूं, तो फिर आपके पास फुल राइट है टू क्वेश्चन। ठीक है? अच्छा जी। तो ये सारी आपने बातें जो हैं वो इसके अंदर फिट इन कर दी। इसके बाद हम आते हैं जी बी पार्ट। बड़ा जबरदस्त सिनेरियो था। पावर जनरेशन लिमिटेड हैज यूज्ड द फ्यूल प्राइस एज एट 30 जून 2022। एक डेट है, मार्क कर लेता हूं, पता नहीं ईयर एंड है या नहीं है, ये नहीं मुझे अभी पता। जो फ्यूल प्राइस थी 30 जून 2022 पे, उसको इस्तेमाल किया टू वैल्यू इट्स क्लोजिंग फ्यूल इन्वेंट्रीज। ठीक है जी। कॉन्सिक्वेंटली, ये याद है ऑटम 22 क्वेश्चन नंबर 3, consequently the value of fuel inventories has been increased from 500 million to 750 million। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब है इसके नतीजे में, मतलब जब आपने फ्यूल प्राइस ईयर एंड वाली यूज की, तो आपकी जो इन्वेंट्री कितने पे खड़ी थी? 500 पे, वो 750 पे हो गई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022 इज 2000 मिलियन। मुझे अल्लाह का शुक्र है ईयर एंड मिल गया, 30 जून ही है। जब ये पेपर हुआ था, तो उसमें कई स्टूडेंट्स ने आगे कहा कि सर ये तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स का क्वेश्चन था ना।
वो पेपर प्रेशर ये कॉन्सिक्वेंटली को अपने दिमाग में सब्सिक्वेंटली रीड कर रहा है। हालांकि आई थिंक द सिनेरियो इज लाउड एंड क्लियर। आई वुड probably attribute it to two things। मैंने इसका फिर एनालिसिस किया। एक तो इसमें मुझे रीजन ये समझ में आया कि केयरलेस रीडिंग है। दूसरा मुझे ये रीजन समझ आया कि इस तरह की लैंग्वेज ना आम तौर पे सब्सिक्वेंट इवेंट्स के क्वेश्चन में यूज हुई होती है। तो वो उनको आपस में ना वो एक स्टूडेंट जो है ना वो एक परसीव्ड माइंडसेट से भी जाते हैं कि ऐसा सिनेरियो होगा तो मतलब रिक्वायरमेंट ये होगा। ऑडिट में ऐसा नहीं है। हमने आज शुरू की है तो हमने देखा कि मैंने सेशन के स्टार्ट में ये मिथ बस्ट कर दी थी। शुरू में ही मैंने जब आपको टाइट डेडलाइन इम्पोज वाली बात की तो अगर कोड ऑफ एथिक्स का सवाल था तो इंटिमिडेशन थ्रेट था। अगर ऑडिट रिस्क था तो उसमें वो था आपका डिटेक्शन रिस्क इंक्रीज हो रहा था। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर भी आपको समझना है कि उसने क्या हरकत की। अब इधर मसला क्या हुआ है, 500 मिलियन थी कॉस्ट, लेकिन उसने इन्वेंट्री की वैल्यू किस पे की, मार्केट वैल्यू पे। मतलब उसने इसकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उस डेट पे वो रिकॉर्ड कर ली। तो इसको करना लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे चाहिए था। अब मुझे आप एक चीज बताएं सोच के, जो मटीरियलिटी है वो आप 2000 मिलियन है ना टोटल प्रॉफिट, मटीरियलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 500 डिवाइडेड बाय 2000 या 750 डिवाइडेड बाय 2000? शाबाश। एक कभी भी पेपर में कितना मर्जी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए, एक फॉर्मूला नोट कर लें और आपने इस फॉर्मूले से हिलना नहीं। आपका सवाल गलत हुआ, मैं जिम्मेदार हूं। मिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू IFRS माइनस FS। खत्म बात। मिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू IFRS माइनस FS। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड हुई हुई है? 750 पे। IFRS के तहत किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होनी चाहिए? अच्छा, अगर होता कि आप इसकी ये ना लिखा होता कि आपने इसको 750 मिलियन पे इसका रीवैल्यू की है, ये लिखा होता कि इन्वेंट्री 500 मिलियन की है, आप उसको वेरीफाई नहीं कर सके, तो फिर आप किस वैल्यू पे मटीरियलिटी कैलकुलेट करते हैं? फिर आप 500 पे कैलकुलेट करते हैं। वेरी गुड। तो इससे हमने असूल क्या सीखा कि जब मिस स्टेटमेंट हो तो मिस स्टेटमेंट को कैलक आपने भी यही किया एक्चुअली दिमाग में। लेकिन मैं कह रहा हूं कभी कुछ सिनेरियो कॉम्प्लिकेट हो जाए, मिस स्टेटमेंट, मैंने एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बनाया था जिसमें पहले पूरी मिस स्टेटमेंट की कैलकुलेशन करनी थी। तो वहां पर सिनेरियो जरा कॉम्प्लिकेट हो गया था। तो अगर कोई बंदा इस बेसिक रूल से ना हटे तो सवाल ही नहीं पैदा होता, उसका ये सवाल जो है वो गलत हो। अच्छा, यहां तक जब आप पहुंच गए तो सर ये 250 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा, तो मेरे ख्याल में मोर देन 5% तो कंफर्म निकलेगी मटेरियलिटी, जो भी निकलेगी। अब आपने ये क्वालिफाइड ओपिनियन है ड्यू टू मटेरियल में स्टेटमेंट। बस अब ये सिनेरियो मेरे ख्याल में बन रहा है, ये इंडिविजुअली मटेरियल लेकिन परवेसिव नहीं है। 250 डिवाइड बाय 2000 मेरे ख्याल में 10% से कम कम होगा, 12.5%। तो 12.5% है तो मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है। क्यों परवेसिव नहीं है? बिकॉज द रेस्ट 82.5% इज ऑल राइट, यू कैन स्टिल रिलाई ऑन द रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपका जो एनालिसिस, अच्छा अब इसका आंसर की ड्राफ्टिंग कैसे होगी? मतलब मैंने इस 5 नंबर में से एक नंबर भी लूज नहीं करना, क्योंकि देखिए अगर आप इधर तक पहुंच गए हैं ना, आपने बस पेपर में यहां तक पहुंच के आना है। आगे आप ये आंसर लिखें इंशाल्लाह ताला, आधा नंबर भी नहीं डिडक्ट होगा। कैसे?
ये कह रहे हैं IAS 16 prohibits capitalization of training cost, इसको मैं बदल के लिख दूंगा IAS 2 says prohibits recording of revenue inventory at the higher value cost और net realizable value का लिख दूंगा कि या IAS 2 requires inventory to be valued at the lower of cost and net realizable value, and so client's accounting treatment leads to misstatement due to misapplication of accounting policy. Misstatement is material as it represents जो भी percentage 12.5% of profit before tax, but not pervasive as the misstatement is limited to specific. ये answer ready है sir. अपने कुछ नहीं करना. Auditor shall communicate to TCWG in advance regarding proposed modification to the opinion and its proposed wording. Accordingly, auditor may express a qualified except for opinion and immediately below such section explain in the basis for qualified opinion section the reason of qualification and its financial impact on different FSLIs such as a training cost. अगर आप लिखते हैं उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं. आपने इन्वेंट्री लिख देना है, प्रॉफिट लिख देना है, equity प्रॉफिट और equity चल जाएगा वैसे. Auditor may also consider reporting misstatement in OI section. OI मतलब other information section. Other information section और other matter paragraph दो अलग चीजें हैं. Also, if OI also materially misstated, क्योंकि हो सकता है ना कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में प्रॉफिट का नंबर हो तो वो भी तो गलत होगा, अर्निंग्स पर शेयर का नंबर भी तो गलत होगा. And make a cross reference of basis for qualified opinion section in the CAM section. क्योंकि अच्छा क्या ये मामला कैम में आएगा? खाली रेफरेंस आएगा. कैसे? इन एडिशन टू द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन. किसी और मैटर पे इसमें कैम आ सकता है. इसकी ऑडिट रिपोर्ट में पावर जनरेशन लिमिटेड की फॉर एग्जांपल रेवेन्यू के ऊपर कैम आ सकता है, उस पर बिल्कुल आ सकता है. इससे एक और बात याद आ गई, ये आपने दोबारा बात करनी है. ठीक है, ये बल्कि मेरे ख्याल में शायद सवाल आया होगा. ठीक, तो ये मुझे याद रहेगा. ये बात याद रहेगी. अब देखिए ये जब इतना प्रोफेशनल आंसर, ये जो है ना, मैंने इसको भी एक नेक्स्ट लेवल पे रिस्क कवर किया. हालांकि अगर आमतौर पे देखिए मिस स्टेटमेंट इज करेक्टेड वो नहीं लिख रहा आपने सोल्यूशन में, लेकिन फिर भी मैं कहता अच्छा चलो ये भी लिख लें. तो कहने से मुराद, लेकिन इन सिनेरियोज के अंदर क्या क्या चीजें कवर्ड नहीं है? EOM, OM, MUR, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न. थोड़ी बहुत क्लैरिटी होगी. Based on detailed assessment, the management of Walmart Limited believes that WL may not be a going concern. Consequently, they have prepared WL's financial statements on liquidation basis. तो इन्होंने ऐसा ही किया बिल्कुल. तो अब आप, ये तो बड़ा बुरा होता है, इस पे दिल बैठता है जब ठीक हुआ वाओ, जब इसमें मार्क्स 5 ही हैं. अब 5 नंबरों का सवाल है, तो ड्राफ्टिंग अप्रोच में जाते हैं, जरा देखते हैं इस पे. तो हमने तो सोचा था मॉडिफाइड ही आएगा, लेकिन हमने इनडायरेक्टली इसको कवर किया था कि अगर मिस स्टेटमेंट करेक्ट होगी तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ठीक है. तो आप इसी अप्रोच को कैसे लगाएंगे? आप कहेंगे IAS 1 कहते हैं कि जब GC बेसिस अप्रोप्रिएट ना हो तो आप लिक्विडेशन बेसिस पे प्रिपेयर करें और उसके डिस्क्लोजर्स भी दें. 3 डिस्क्लोजर्स उसके रिक्वायर्ड होते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पर नहीं बनी. फिर अगर क्यों नहीं बनी गोइंग कंसर्न बेसिस पर, और अगर गोइंग कंसर्न पर नहीं बनी तो राइटली पॉइंटेड आउट किस बेसिस पर बनी है. ये तीनों बातें. तो हम इसके बारे में सिनेरियो तो साइलेंट है, मैं कहता हूं एज्यूम करते हैं ये डिस्क्लोजर्स दिए हुए हैं. तो फिर क्लाइंट की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. ये जो क्लाइंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. और ऑडिट अब अप्रोप्रिएट है, घबराना नहीं है, लिख देना है कि ऑडिटर इस केस में अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा. ओपिनियन एक्सप्रेस होते हैं, रिपोर्ट इशू होती है. तर्जुमा कर देता हूं, राय का इजहार होता है. इजहार मतलब एक्सप्रेस. तो आप अगर आइजाज भी देखें ना तो वो कहते हैं ओपिनियन एक्सप्रेस और रिपोर्ट इशूड. तो आपने क्या कहना है, ऑडिटर
shall express या may express an unmodified opinion as there is no material misstatement. तो मार्क्स पूरे मिल जाएंगे? नहीं, क्या करें? हाँ, अब मजा आएगा। कैम या ईओएम? अगर आप प्रैक्टिकली मुझसे पूछें ना, तो दोनों चल सकती हैं, लेकिन पेपर वो जगह नहीं है जहां पर, पेपर कोई तजर्बागाह नहीं है। अब जब मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी कि पेपर तजर्बागाह नहीं है, तो मुझे बताएं, आप कैम लिखेंगे या ईओएम? हाँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईओएम की वो जो 9 सिचुएशंस हैं, उसमें स्पेसिफिकली ये सिचुएशन गिवन है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिक्विडेशन बेसिस पर बनी हो, तो आप उसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन मैंने फिर वही बात करूंगा, एग्जाम तजर्बागाह नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड ने खुद इस सिचुएशन में एम्फेसिस ऑफ, हालांकि मैं आपको रियल वर्ल्ड ऑडिट रिपोर्ट्स, क्योंकि आजकल ये चूरन भी बहुत होता है ना, तो रियल वर्ल्ड ऑडिट रिपोर्ट्स दिखा सकता हूं सर, हम भी देख ही रहे होते हैं थोड़ी बहुत, तो उसमें कैम आ रहा होता है और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एग्जाम में मैं नहीं रिस्क लेने को तैयार। ठीक है ना, मैंने आपको पेपर, क्योंकि इट्स it's not supposed to be, I'm not here to sell my practical experience, I'm here to guide you on how to get that magic number. ठीक है ना, तो उस मैं बिल्कुल आपके कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लेवल पे रहूं। अच्छा, कैम प्रैक्टिकली आ सकता है, लेकिन मैंने क्या कहा कि क्यू के ईओएम है। अब जब मैं ईओएम का लिखूंगा ना, तो मैं जरा डिटेल में लिखूंगा कि भाई रेलेवेंट नोट का रेफरेंस डालूंगा, वो उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा, अटेंशन उनकी ड्रॉ करूंगा, और फिर एंड में लिखूंगा कि मेरा ओपिनियन इस मामले के हवाले से मॉडिफाइड नहीं है। अच्छा, मैं इस मामले में क्यों इतना सेंटी हूं? आपने हो सकता है सोचा हो कि ये सर सेंटी हो गए हैं, तो ये क्या है स्क्रीन पे इस वक्त? अगर, हालांकि इतना हार्ड स्टांस काश ना लिया जाता, बट दैट्स हाउ दे आर गोइंग अबाउट इट। It's a debatable point actually, but let's not get into that. But तो समझ आ गई बात कि प्ले सेफ स्ट्रेटजी, बाद में हम इंशाल्लाह, जब मुझे भी कभी चांस मिला तो मैं भी स्टैंडर्ड्स में तब्दीलियां कराऊंगा, आप लोगों को भी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला खैर करे, आप को जल्द अज जल्द क्वालिफाई करवाए, तो हम ये करेंगे, लेकिन पेपर हमने पहले उसके लिए उस स्टेज से गुजरना है। सही है, तो ये बेसिकली आपका, अच्छा मैंने इसको डिटेल में कवर कर लिया ताकि हमें वो ड्राफ्टिंग वाली पूरी साइकिल जो है वो कवर हो जाए। अब मैं जो बाकी क्वेश्चंस है ना, उनको जस्ट क्विकली गो थ्रू कर रहा हूँ। अभी एक और भी हम ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन प्रोसीजर्स के साथ करेंगे, तो उसको प्रोसीजर्स में कवर कर लेंगे। एक सवाल आया था, ये सीए फाइनल से कॉपी पेस्ट हो के आ गया था, और अल्लाह का शुक्र है कि पहले से ही जिस सेशन में आया था उसके, ये अगर आप लोगों के पास मेरा ऑटम 22 का ऑडिट बूस्टर हो, तो उसके अंदर हमने क्वेश्चन किया हुआ था ऑलरेडी सॉल्व, तो इट गिव्स अ ग्रेट फीलिंग टू द स्टूडेंट। वो अलग बात है कि वैसे पेपर में मेरे ख्याल में, अगर मैं स्टूडेंट हूँ, याद नहीं रहेगा कि हमने इस तरह का किया हुआ था, बट रिक्वायरमेंट क्या थी? इवेल्युएट द अबव सिचुएशन एंड डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। कैन यू इमेजिन, जब ये सीए फाइनल्स में आया था, 5 मार्क्स का आया था। अच्छे दौर की बातें हैं, लेकिन अभी ये कैफ में आया 2023 में, और ये 10 मार्क्स का आया। वो कहते हैं सिचुएशन को इवेल्युएट करें और इम्प्लीकेशंस ऑन द ऑडिट रिपोर्ट बताएं, और मतलब सिनेरियो चेक करें। So now, do you think this is really a
purely scenario based question. This is not it. There is a scenario, but then there's a lot to pick from your own textbook, from the ISAs. ये पेपर जो है ना वो है निशानदही पे, सही जगह पर आपने निशान लगा दिया और सही सिमत में, मतलब ये है सही रोड पे अगर आप पड़ गए, गलत रोड पे पड़ जाए तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। वो कहते हैं यू आर द ऑडिटर ऑफ गजर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। मैंने ईयर एंड मार्क कर लिया। ड्यूरिंग द ऑडिट यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट द एफबीआर हैज सीज्ड द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स pertaining to revenue and production for further investigation into the alleged charges of tax evasion। अब बंदा घूम, अच्छा इस तरह के सिनेरियोस का प्रॉब्लम क्या है, वी आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड कि एक 10 मार्क्स का सिनेरियो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसका 2 लाइनों का सिनेरियो है, बट दैट्स हाउ द एग्जामिनर इज गोइंग अबाउट इट। तो ठीक है, क्योंकि ऊपर भी ये 12 मार्क्स का सिनेरियो है, तकरीबन 10 ही समझें तो कितना बड़ा सिनेरियो है। सो आई थिंक इट्स अ मिक्स दैट द एग्जामिनर इज यूजिंग एंड वी कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। तो कोई बात नहीं, हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। इसलिए सुकून से और तसल्ली से पढ़ना ना बड़ा जरूरी है। मैं आपको इसमें सोचने का सिर्फ ढंग बताता हूं। वो कह रहे एफबीआर ने अकाउंटिंग रिकॉर्ड, पसीने आएंगे पहले पेपर में, कैफियत अगर मैं बिल्कुल नोट करूं, पसीने। आपने अपने नर्व्स को यकीन करें काबू में रखने, क्योंकि आपने कई मर्तबा ऐसा देखा होगा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, और आप लोग मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का तो यही स्टाइल है, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर उसका आंसर देखते हैं। जब आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको कुछ समझ ना आया, लेकिन जब आपने आंसर पढ़ा आपने कहा ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा होता है। ये आप भी उधर तक पहुंच सकते थे, लेकिन आपने अपने आप को ना टाइम नहीं दिया, आपने अपने आप को ट्रेन नहीं होने दिया, अपने दिमाग को। दिस इज नोन एज मेंटल ट्रेनिंग। यकीन करें, हम ना अपने दिमाग को, ऑडिट का जो बच्चा है वो अपने दिमाग को मेंटली ट्रेन नहीं कर रहा 10 मार्च 2025 के लिए। दिस इज माय 2 सेंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो आपने अपने माइंड को ट्रेन करना। मैं कहूंगा ड्यूरिंग द ऑडिट यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू has seized the accounting records pertaining to revenue and production। यहां तक जब मैंने पढ़ा मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या चीज है, क्योंकि नीचे मुझे ऑडिट रिपोर्ट भी घूम रही है, शाबाश, स्कोप लिमिटेशन। और स्कोप लिमिटेशन तकरीबन पूरे ग्रॉस प्रॉफिट को कवर कर रहे हैं, तो मतलब एक मटीरियल परवेसिव मामले, यहां तक मैं पहुंच गया। अब अगर मेरे पास पेपर में आखिरी 5 मिनट रह गए हैं, मैंने इसके आगे नहीं सोचना। मैं आपको रियल चीज बता रहा हूं। मैंने शुरू हो जाना है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ गया, मैं मतलब पहुंच गया डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तक। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सारी ये ड्राफ्टिंग चिपका दें जो मैंने आपको बताई है। सर आपके 5-6 नंबर यहीं पे आ गए। 2 पार्ट्स है ना, एक इवैल्यूएशन है, एक इम्प्लीकेशंस है। आप वो खाली ड्राफ्टिंग चिपका, अच्छा लेकिन आगे एक वर्ड है, into the alleged charges of tax evasion। अच्छा अब मुझे टेंशन इस चीज की पड़ जाए कि alleged क्या होता है, दफा करें। टैक्स इवेजन तो पता है ना आप लोगों ने, आई थिंक ये पेपर जो भी बच्चा दे रहा होता है उसने टैक्स प्रैक्टिसेस का पेपर दिया हुआ होता है। तो क्योंकि आजकल उल्टे सीधे कॉम्बिनेशन है इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ। टैक्स प्रैक्टिसेस का अगर आपने पेपर दिया हुआ है या साथ दे नहीं है, ये हो सकता है मेरे ख्याल में कि साथ दे रहे हो तो भी कोई पसंद नहीं। तो आपको पता होगा कि टैक्स अवॉइडेंस फर्क चीज है, टैक्स इवेजन फर्क चीज है। टैक्स इवेजन अच्छी बात नहीं है, इलीगल है। टैक्स इवेजन अच्छी बात नहीं है। अब ये मैं दिमाग जो सोच रहा हूं ना, वो आपको अपना दिमाग ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। टैक्स इवेजन बुरी बात, इलीगल, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट,
रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस डाउटफुल होती जाएंगी। फिर थिंकिंग रुकती भी तो है। कौन सा हम इतना नॉन स्टॉप सोचते हैं? तो इतना कुछ सोच ले तो पहले इसको चिपका दें पेपर पे कि भाई ये तो नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस हो गई। तो इससे तो मुझे इवैल्यूएशन में मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पर डाउट है। मैं क्लास में अक्सर पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मैं एक बात कहता हूँ कि जैसे ही इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट पर डाउट आए तो दो तीन बातें चिपका दें। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस डाउटफुल हो गई, कंट्रोल एनवायरनमेंट में मसले आ गए क्योंकि उसमें भी कमिटमेंट, वो कम्युनिकेशन ऑफ इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज थी ना, तो इंटेग्रिटी वाले लोग तो ऐसे काम नहीं करते। तो मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस डाउटफुल हो गए। मेरा फ्रॉड रिस्क, क्या बात है, तालियां, वेरी गुड। फ्रॉड रिस्क को कैसे भूल गए? अच्छा, ये बातें कैसे आएंगी दिमाग में, इसको सोचने का एक तरीका बताता हूँ। या ये मैंने मेरे दिमाग में कैसे आई ये बातें? जब इस तरह का सवाल आए ना ओपन एंडेड, जिसमें देखे एक दो ही सवाल होंगे जिसमें बहुत एक्सटेंसिव लिंकिंग है, सारे चैप्टर्स के नाम अपने दिमाग से घुमाते जाएं। जो आपकी किताब में चैप्टर्स हैं ना, उनके नाम दिमाग से घुमाएं। अगर वो आपको याद याद ही, मेरे ख्याल में याद तो होते ही हैं, नहीं होते तो उसको याद रखें। देखें, अगर आपको फ्रॉड आ गया चैप्टर के, फ्रॉड का एक चैप्टर है या आयजा है, तो क्या आपको क्लिक हो जाएगा? मैं आपकी कोशिश कर रहा हूँ, हम्बल एफर्ट्स टू ब्रेन ट्रेन, कि आपका ब्रेन इस तरह से ट्रेन हो जाए। तो ये, अगर आप फ्रॉड का वर्ड, मैं 100% कह सकता हूँ किसी के, आप लिख रहे हो आंसर और आप हल्का सा बोल देना फ्रॉड, तो जो साथ बच्चा बैठा हुआ है अगर उसको पता है आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं वो पिक कर लेगा। टैक्स इवेजन हमने फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स में पढ़ा था ना। तो जब इस तरह का क्वेश्चन है तो ट्राई टू स्किम। अच्छा, लेकिन ओवर डू भी ना करें। आपने ऑडिट रिपोर्ट पे 4-5 नंबर उठा लिए, इवेल्युएशन में इंटेग्रिटी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, बस इस सवाल का पीछा छोड़ दें, पेपर नहीं छोड़ के आना। आपने इसमें 6-7 नंबर ले लिए, अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमने कौन सा, मतलब, ऑफ कोर्स बारिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस हु आर टारगेटिंग अ गोल्ड मेडल, हमने पूरे नंबर तो नहीं लेने। नहीं समझ आ रही? हाँ, अच्छा, हाँ, यहाँ पर लिटिगेशन चल रही है, तो कैम भी, तो लिटिगेशन होगी तो कैम भी तो आ सकता है। शाबाश। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है तो कैम सेक्शन होता ही नहीं। लेकिन इससे एक और बड़ी प्यारी, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, इससे बड़ी एक प्यारी बात जहन में आई। लिटिगेशंस एंड क्लेम्स की अगर अकाउंटिंग ठीक से नहीं हुई हुई, प्रोविजन रिकॉर्ड करनी थी नहीं की, या कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बनती थी डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो ये तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी हो गई। अब तो सिनेरियो गंभीर हो गया ना। क्या कर रहे हैं सर? एक तरफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कह रहे हैं क्योंकि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, और दूसरी तरफ कंफ्यूज कर रहे हैं कि लिटिगेशन एंड क्लेम की अकाउंटिंग ठीक ना हुई हो तो ये तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी है। तो क्या करें, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दें या क्वालिफाइड ओपिनियन दें? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दें। क्या लिटिगेशन एंड क्लेम्स वाले मामले को बिल्कुल इग्नोर कर दें? कहाँ एक्सप्लेन करें? बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें? एम्फेसिस ऑफ मैटर, तौबा करें। एम्फेसिस ऑफ मैटर का बहकावा जब भी शैतान आपको दिलाएगा, आपने क्या सोचना है कि आखिरी लाइन क्या लिखनी है, आर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट, तो आप तो ओपिनियन, इसमें तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। एम्फेसिस ऑफ मैटर तो साफ शफाफ मामलात के लिए आता है ना। शाबाश, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। ओपिनियन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ही आएगा,
लेकिन ये एक यूनिक सिचुएशन है जिसके अंदर बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के सिचुएशन में आप बेसिस फॉर डिस्क्लेमर का रीजन बताएंगे कि भाई रिकॉर्ड सीज हो गए थे एंड दीज आर सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, तो रिकॉर्ड सीज हो गए थे। लेकिन एडिशनली लिटिगेशंस एंड क्लेम्स की अकाउंटिंग ठीक से नहीं हुई और इसके ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इफेक्ट्स हैं। अच्छा, ये मैं अपनी तरफ से ही बता रहा हूँ, है ना। ला करे मिल जाए स्टैंडर्ड में लिखा हो। even in case of an adverse or disclaimer of opinion, qualified का वर्ड नहीं है इधर, सिर्फ और सिर्फ जब आप क्योंकि एडवर्स और डिस्क्लेमर एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, जब कभी ये एक्सट्रीम सिचुएशंस हो तो बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन शैल स्टेट रीजंस एंड इफेक्ट्स ऑफ एनी अदर मैटर्स फॉर विच द ऑडिटर इज अवेयर दैट वुड हैव रिक्वायर्ड अ मॉडिफाइड ओपिनियन। ये जो आपने बात की है, आपके बयानिए को तकवीयत मिली आयजा 705 से। ये सिचुएशन तक आई कैप ढके छुपे अंदाज में टेस्ट कर चुका है। ये एक बड़ी ही, मैं कहूंगा, रेयर सिचुएशन होगी जो कि वो, लेकिन आई कैप के पेपर्स में रेयर सिचुएशंस ही टेस्ट होती हैं। बस मेरे ख्याल में अब रिपोर्टिंग पे तो आप लोगों का इंशाल्लाह ताला 15 आउट ऑफ 15 या 10 आउट ऑफ 10 एज द केस में भी, इंशाल्लाह ताला। एक बस सवाल और कर लेते हैं और फिर लेट अस, क्योंकि मैंने जो ट्रिकी एरियाज है ना, बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक ये रिवीजन सेशन बहुत डिफरेंट है इन द सेंस कि मैं आपके साथ टॉपिक्स नहीं घसीट रहा, but I think no one would be interested in topics at this stage, and if someone's really interested in topics at this stage, then they should seriously reconsider कि वो करेक्शन तो हो सकती है कोई टॉपिक के कॉन्सेप्ट की, लेकिन पूरा टॉपिक आई थिंक करना वो नहीं होगा, और वो फिर ज़रा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है आई थिंक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि डिफरेंट टीचर्स ने डिफरेंट तरीके से उसको किल किया होता है उस एरिया को। तो ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम स्प्रिंग 2024, क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ लें सिनेरियो, और मुझे इसमें सिर्फ एक चीज़ बता दें कि ये स्कोप लिमिटेशन का मामला है या मटेरियल मिसस्टेटमेंट। स्कोप लिमिटेशन मुझे मटीरियलिटी निकाल के बता दें। 30 कैसे निकाली है? 5% ऑफ, ठीक है। तो इसको कंपेयर किस नंबर से करेंगे? 600 या 150 या 450? सो देर आर स्टूडेंट्स हु थिंक इट्स 150, कुछ लोग समझते हैं 600, और 600 माइनस 150 450 ये भी हो सकता है। मैं सारे पॉसिबल आपको जो इम्तिहान के 10 मार्च, इम्तिहान के दिन की कंफ्यूजन्स बता रहा हूं कि जब ये थक करके सिनेरियो सामने आया तो 600 का भी नंबर है, 150 का भी नंबर है, तो 600 पे कैलकुलेट करूं या 150 पे? $1 million क्वेश्चन यही है। क्योंकि अगर आपने 600 पे मटेरियलिटी कैलकुलेट की तो क्या निकलेगी? मटेरियल एंड परवेसिव। 150 पे की
तो मटेरियल बट नॉट परवेसिव निकलेगी। सारी गेम इसी। आपको समझ में आया कि ऑडिट के पेपर में ट्रिक क्या है? थोड़ा सा टाइम लगा लेने सोचने में पेपर के अंदर। सर यहां पर गौर फरमाइए, आप कितनी इन्वेंटरी वेरीफाई नहीं कर सके, कितनी अमाउंट पे साई नहीं ऑब्टेन कर सके? 150। खाली 150 के ऊपर आप सफिशिएंट जुल्म में 600 क्यों लिखा केस स्टडी के अंदर? कंफ्यूज करने नहीं, नहीं कंफ्यूज करने के लिए नहीं लिखा होगा, टेस्ट करने के लिए कि ये रिकॉर्ड हो रहे। तो टेस्ट टेस्ट करने के लिए कि स्टूडेंट्स जो है वो पिक कर पाते हैं या नहीं। सो दिस वाज द ट्रिक। आप जितनी अमाउंट के ऊपर साई नहीं ले पाए उतने तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो 150 डिवाइड बाय 700 क्या बना? क्वालिफाइड ओपिनियन। आगे तो माशाल्लाह से आप लोग खुद ही समझदार हैं, ड्राफ्टिंग अप्रोच के सिनेरियोज जिंदाबाद। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो इसमें क्वालिफाइड पे मेरे मेरी तसल्ली के लिए आप कौन सा पॉइंट लिख के आएंगे इधर? कंपनीज एक्ट वाला। कौन से वाला? बस इतना बता दिया ना, काफी है। इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन वाला, कि हम तमाम इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिल सकी ना। अच्छा जी। अच्छा, इस सवाल को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूं। अगर वो कहे कि आपको 100, मैं इमेजिन कर रहा हूं वैसे, कि अगर वो आपको कहे कि 100 मिलियन की जो इन्वेंट्री है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, साथ ये एडिशन नहीं, ये सिनेरियो इंटैक्ट है। इसके साथ ना मैं एक और लाइन ऐड करता हूं कि जी 100 मिलियन की इन्वेंट्री नॉन एग्जिस्टेंट थी, लेकिन वो इस 600 मिलियन के अंदर आ रही है। नहीं, एक और वेयर हाउस में जिसको आपने टेस्ट किया था। ये मिस्ड ओपिनियन। अब इधर तो मिस स्टेटमेंट भी आ गई। क्या रियल वर्ल्ड में ऐसा हो सकता है ना? क्योंकि कि एक मिस स्टेटमेंट भी है उसी एरिया में और इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई भी है। आप क्या करें? ओपिनियन क्या होगा? ओपिनियन क्वालिफाइड ही होगा। और बेसिस फॉर, अच्छा अब मेरे हिसाब से ये सिचुएशन, अच्छा आइजाज में स्पेसिफिकली नहीं कवर्ड है, लेकिन इस केस में होगा ये। वैसे आई थिंक ये मेरी ओवर थिंकिंग का नतीजा, अल्लाह ना करे कि इस तरह का सिनेरियो जो है वो टेस्ट हो। अब ये जो क्वालिफाइड ओपिनियन का सेक्शन है, इसमें कंपनी लॉ के तहत वो जो ऑल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन है, उस ओपिनियन को तो हम मॉडिफाई करेंगे। अब ये जो क्वालिफाइड ओपिनियन है, इसकी लैंग्वेज चेक कीजिएगा। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। जब मटेरियल मिस स्टेटमेंट होती है ना, तो इफेक्ट्स लिखते हैं। और जब इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई होती है, तो पॉसिबल इफेक्ट्स लिखते हैं। तो मेरे ख्याल में उस केस में फिर इनको कंबाइन कर दिया जाएगा। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स and possible effects of the matter described in the basis for qualified opinion section। और फिर बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में एक ये आएगा कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट थी, और दूसरा आएगा कि वो इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई वाला था। और जब भी बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन होता है ना, जस्ट इन केस अगर वो आपको रिपोर्ट का स्ट्रक्चर बना के दे दे और उसमें गलतियां निकलवाए, तो ये आखिरी लाइन नोट कीजिएगा। वी बिलीव दैट द ऑडिट एविडेंस वी हैव ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर आवर क्वालिफाइड ओपिनियन। तो यहाँ पर ये वर्ड क्वालिफाइड ओपिनियन जो है वो ऐड होता है। नहीं समझ आ रही? वैसे इंशाल्लाह ताला ये तो गलत बात होगी अगर इस तरह का सिनेरियो पूछा जाए। पेपर लेकिन बन चुका है। अब अगर जो भी इफेक्ट होगा वो ऑटम 25 पे होगा।
B part. Your firm is the auditor of Malir Limited. During the audit process, ML has notified that the audit team that its HR department has also been given the responsibility for managing the HR of its subsidiary, Valika Limited VL. ये वर्ड सब्सिडरी देखते साथ ही मुझे क्या क्लिक करना चाहिए? Related party. This decision was made because the operational costs associated with running the HR department at ML are relatively minimal. Cost इतनी ज़्यादा नहीं है. Considering the scale of ML's business operations, consequently, ML has not considered this transaction while preparing its financial statements. ये words पता नहीं कहाँ से लाते हैं. मतलब अगर कोई और इसको लिख रहा होता तो वो लिखता ML has not reported, has not disclosed this transaction. लेकिन फिर तो आंसर पता लग जाता ना. तो उन्होंने कहा कंसिडर्ड. तो जब कंसिडर ही नहीं की तो उसकी रिपोर्टिंग या डिस्क्लोज, तो आपने उनके जो वर्ड्स हैं वो तो ये तो ऐसे ही हैं. तो हमने खुद से अंदाजा लगाने के भाई वो जिसको कहते हैं शायर इस शेर में क्या कहना चाह रहा है, हमने खुद उसको पिक करना है. क्योंकि एग्जामिनर कमेंट्स में जो है वो लिखा होता है कि बच्चा रिलेटेड पार्टी भी नहीं आइडेंटिफाई कर सका. और अगर कोई बच्चा इधर रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर लेता तो कसम से ये हुस्ने इत्तफाक है कि जो सिनेरियो मैंने मिस स्टेटमेंट ड्यू टू डिस्क्लोजर प्लस क्वांटिटेटिवली मटेरियल है ना, लेकिन क्वालिटेटिवली मटेरियल है क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, इसमें तो सर ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये भी नहीं बदलने थे. एंड बिलीव मी दिस डॉक्यूमेंट वाज अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स हु अटेम्प्टेड दिस एग्जाम. तो जस्ट इमेजिन कि वो कितना एक कॉन्फिडेंस बूस्टर हो सकता है. तो आपने ये जो, और इसमें एक नंबर भी नहीं, सिर्फ आपने क्या पिक करना है, रिलेटेड पार्टी. अच्छा, और यू डोंट हैव टू रश. एक टेंशन जो देते हैं ना वो हमारे आसपास के बच्चे भी देते हैं. जैसे ही रीडिंग एंड प्लानिंग टाइम खत्म हुआ, दे धड़ाधड़ शीटों पे मैं आपको बता सकता हूं जिन एग्जाम्स में मैंने डिस्टिंक्शन सिक्योर की हैं, गोल्ड मेडल सिक्योर किए हैं, मैंने उनमें भी कोई एक्स्ट्रा शीट यूज नहीं की. एंड देयर वर कैंडिडेट्स के मैं शायद 5वें या 6ठे पेज पे था एंड दे वर लुकिंग फॉर एन एक्स्ट्रा शीट. तो हमने इस चीज से, आई अंडरस्टैंड एज अ स्टूडेंट, इस चीज से एक हरासमेंट होती है कि भाई ये क्या लिख रहे हैं और इतनी जल्दी सोच रहे, स्पीड ऑफ लाइट पे सोच रहे हैं, मेरे से तो सोचा ही नहीं जा रहा. जो सोच के लिख रहे हैं ना, यकीन करें उधर मार्क्स ज्यादा हैं, क्योंकि नेचुरली प्रोसेसिंग टाइम चाहिए. ये नहीं हो सकता कि आपको दस्ती चीजें उधर क्लिक कर जाए. एक टाइम रिक्वायर्ड है और आप वो टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतर रिजल्ट्स होंगे. अच्छा, आई एक इशू है. इस तरह तो फिर हर उस पे मसला हो जाएगा ना. हाँ, ये सवाल मुझे असल में बड़े स्टूडेंट्स के पसंद होते हैं क्योंकि आप लोगों के सवाल बिल्कुल वो ना स्टैंडर्ड के ऊपर लेके जाते हैं. और फिर मुझे हैरत होती है कि स्टैंडर्ड ने, आप बच्चे, इतना अच्छा सवाल है आपका. इफ यू कुड ऑल जस्ट क्लैप फॉर हिम. कि इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन है कि ये मतलब स्टैंडर्ड सेटर ने भी सोचा कि इस पे क्लैरिटी चाहिए. कैसे? The auditor shall disclaim an opinion on the FS in accordance with ISA 705 if the auditor concludes that there is, सिर्फ डाउट नहीं, सॉरी, सिर्फ डाउट नहीं, सफिशिएंट डाउट. तो एक उससे हम उसको वो सफिशिएंट वाली कैटेगरी में शायद लेना जरा मुश्किल होगा. प्लस आई वुड से स्टिक टू द बेसिक्स. ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आप अब इंशाल्लाह ताला पासिंग रेशियो आप लोगों की वजह से कुछ तो इम्प्रूव होगा इंशाल्लाह. आई एम वेरी होपफुल. लास्ट अटेम्प्ट आई थिंक 37% था. तो अल्लाह करे इस दफ़ा 40% हो जाए. देन अगेन डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी अटेंडीज वी हैव इन दी ऑनलाइन एज वेल.
तो वो कलेक्टिवली, क्या वो इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट मटेरियल हैं भी, दैट इज आल्सो अ फैक्टर एनी हाउ।